उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कराया कन्या पूजन। सीएम धामी ने विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की। उत्तराखंड प्रसिद्ध निशानेबाज गोल्डन बॉय जसपाल राणा की धर्मपत्नी आरुषि राणा दुनिया के 34 देशों के 160 विशेषज्ञों के अभियान दल में हुई शामिल। अंटार्कटिका में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। सीएम धामी ने हरिद्वार स्थित भूपतवाला क्षेत्र में नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन किया गया आयोजित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से नौ दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्र की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान राम को आस्था का प्रतीक बताया। सीएम ने कहा कि भगवान राम का आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास सदैव करना चाहिए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी शामिल हुईं। उत्तराखंड प्रसिद्ध निशानेबाज गोल्डन बॉय जसपाल राणा की धर्मपत्नी आरुषि राणा दुनिया के 34 देशों के 160 विशेषज्ञों के अभियान दल में शामिल होकर अंटार्कटिका में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दुनिया के सबसे बड़े अनुसंधान दल में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन के अवसर पर विभिन्न देशों के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस दल में शामिल थे। और वहीं आपको बता दें कि राणा एक पर्यावरण और पर्वतारोहण के विशेषज्ञ हैं, जिसके आधार पर इस विश्वव्यापी अभियान के लिए इनका चयन हुआ था। विशेषज्ञों ने पाया कि पृथ्वी के सबसे बड़े हिमखंड क्षेत्र में बर्फ तेजी के साथ पिघलकर कम हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए बेहद खतरनाक है, जिससे पूरे विश्व का मानव और जीव प्रभावित होगा। इससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी सहित मानव में जीव जंतुओं के लिए कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आरुषि ने कल देर शाम उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री नारायण सिंह राणा, जो कि उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री हैं, आरुषि के पति गोल्डन बॉय निशानेबाज जसपाल राणा के साथ उन्होंने भेंट की। इस अभियान की जानकारी, भविष्य की चिंता के बारे में अवगत कराया। तो वहीं महामहिम राज्यपाल ने आरुषि को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी क्षेत्र में इस विषय पर अपने दुनिया के अनुभव साझा करने को कहा। तो वहीं सुनिए आरुषि राणा ने देहरादून अपने निवास पर प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। मैंने अभी क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन इस महीने पूरा किया है। ये एक्सपीडिशन था एंटार्क्टिका में जो क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स दिखने लगे हैं उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एंटार्क्टिका किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, वहाँ कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है, लेकिन अभी से वहाँ पे क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा दिखने लगे हैं। वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हम सब जहाँ जो छोटे छोटे हमारा जहाँ जो एक्शंस रहते हैं उसके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं एंटार्क्टिका में, जो क्लाइमेट चेंज वहाँ पर दिख रहा है। एंटार्क्टिका में 50 साल पहले के मुकाबले अभी से 75% लेस आइस एक्सपीरियंस की जा रही है, और वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। बीच में
आपसे। तो ये जो हमने एक्सपीडिशन पूरा किया है अभी, ये उसी के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है। वहाँ 34 देशों से लीडर्स और एक्सपर्ट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। देखिए, हमारे लिए परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। जो हमारी अपनी अचीवमेंट थी, जसपाल की, सुभाष की और सुषमा की, जसपाल की बेटी की 3-3 मेडल। अभी बहू जो जसपाल की जो वाइफ है आरुषि, उसको सेलेक्ट किया था इंडिया की तरफ से, उसमें अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में। इसमें 34 कंट्री के 150 के करीबन लोग गए थे, उसमें ये भी थी। और उसमें वही लोग गए थे जो उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, जिनकी स्टडी है, जिनकी PhD है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य बात है। वहाँ 10 दिन ये रहे, वहाँ पे पूरा क्या जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे ग्लेशियर वहाँ के पिघल रहे। वहाँ तो बर्फ़ ही है टोटल, वहाँ पे कोई किसी कंट्री का वहाँ पे वो भी नहीं है, राज्य भी नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया की है, लेकिन उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया चिंतित है। अगर वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है, वहाँ इस तेज़ी से अगर बर्फ़ पिघलता है, समुद्र बढ़ेगा और पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि आपदाएँ आती है समुद्र की वजह से, वो आएगी, सुनामी वगैरह सारी चीज़ें। तो उसके बारे में गई है, वहाँ स्टडी किया। और अभी महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी बुला करके उनको सम्मानित किया और ये कहा कि यहाँ यूथ में हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में हम लोग जागरूक करेंगे, विशेष तौर पे लड़कियों को, और इस पे पर्यावरण के ऊपर खास करके काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भूपतवाला हरिद्वार में नकलंक धाम के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत कथा में प्रतिभाग किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, यह धाम सेवा के धाम से जाना जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासी और कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न राज्यों से आए लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि रामनवमी के मौके पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। ये शुभ संयोग और सौभाग्य की बात है। सीएम ने कहा कि कथा सुनने का अवसर सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा, उत्तराखंड देवभूमि है। मई में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होगी और 4 धाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आएंगे और राज्य सरकार सुरक्षित 4 धाम यात्रा को लेकर संकल्पबद्ध है। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले हर एक यात्री को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल पाए और इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक की जा चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय वाक्य को अपनाकर सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए तैयार है पूरी तरीके से और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पर्यटन सीजन में उत्तराखंड का फोकस साहसिक खेल, होम स्टे और वेलनेस पर्यटन पर रहेगा। प्रदेश में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विषयों पर आधारित टेलीविजन विज्ञापन फिल्म अपनाते हैं दिल खोलकर को लॉन्च किया और कहा कि उत्तराखंड पर्यटन का हब है और तमाम तीर्थ स्थल और 4 धाम के होने की वजह से उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। सरकार का यहां पर पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में पर्यटन राज्य के रीढ़ की हड्डी बने और इस दिशा में सरकार लगातार पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सम्मेलन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूँकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पहले से सजग भी हैं, हम सावधानी भी बरत रहे हैं। हमने उसके लिए बैठक भी की है और यहाँ पर आज सभी के साथ ये चिंतन मनन भी किया है। आने वाले यात्रियों को सभी को अच्छी सुविधा दें, हमारी सरकार का भी पूरी तरह से ये हमारी प्राथमिकता। उत्तराखंड में आगामी 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अपने अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
यात्रा मार्ग और यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर इस बार देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 साल के बाद चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का रिकॉर्ड टूट सकता है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी दर्शन के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर लग रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चारधाम यात्रा की तैयारी हो रही है। केदारनाथ में बनी आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी इस बार सभी लोगों के दर्शन के लिए खुली रहेगी। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि बनी हुई थी, जिस तरह से उसका डिज़ाइन था, तो वो बिल्कुल ओपन टू स्काई थी। मतलब बिल्कुल आपके ऊपर से जो है वो खुली समाधि बनी हुई थी। वहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित हुई है। हम लोगों ने इस दौरान जब बर्फबारी हुई थी तो उसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग करा हुआ था और उस मॉनिटरिंग में हमने पाया कि वो मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ की आज की डेट में बर्फ भी हट गई है, तो जो केदारनाथ जा सकते हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल सहूलियत होगी, वो जा सकते हैं वहाँ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर कई काम यात्रा से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी का प्रोजेक्ट है। उसके लिए चुनाव आचार संहिता से पहले ही 2000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे, जिनमें लगभग 65 करोड़ के कार्य चल रहे हैं। देखिए, इस बार जब यह माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस विषय पर जब चर्चा की गई थी, तो ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले। तो उसके लिए वो पोर्टल जो है, जो उस पे पोर्टल पर, हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे, जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चूँकि इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से कभी आज तक वहाँ पर गिनती नहीं हुई है, इसीलिए अभी शासन को कदाचित ये संभव नहीं है कि आज की डेट में कोई उसमें नंबर्स लगा दे। तो साथ ही जो है वो स्थानीय कंसल्टेशन, स्थानीय प्रशासन का कंसल्टेशन, ये चीज़ें भी करने की आवश्यकता है। लेकिन एक पहला ये ज़रूरी हो जाएगा हम लोगों को, रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि 3 दिनों के बाद केदारनाथ में आपके कितने लोग रहेंगे, 4 दिनों के बाद कितने रहेंगे। वहीं यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले हैं। इस साल चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि 2020 और 2021 में कोविड महामारी के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही। कोविड काल में सीमित संख्या में ही तीर्थ यात्री चारधाम के दर्शन करने पहुंचे। पिछले 2 साल से ठीक यात्रा शुरू होने से पहले कोविड संक्रमण फैला, जिससे यात्रा सही से संचालित नहीं हो पाई। इस बार संक्रमण थमने से तीर्थ यात्री चारधाम के दर्शन के लिए खास उत्साहित हैं। कहते हैं, भक्त अगर सच्चे मन से चारधाम की यात्रा करते हैं तो भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा यहां पर हो गया। आपको बता दें कि 4 पहिया गाड़ी के बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इस टक्कर से बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। इस घटना में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 युवक बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जेठाई के पास, जेठाई वाली रोड के पास में ये एक बाइक पे आग लगी हुई है
और बहुत दूर दूर करके जल लिया। ये सूचना पर मेरे से पहले मेरा सिपाही जो है राजकुमार है, जो थाना हर जगह ड्राइवर है, वो गश्त के लिए बाजार क्षेत्र में आ रहा था, तो उसने तुरंत ही देखा। तो उन्होंने जब उस बाइक को जलते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत उसके पास में 2 आदमी गिरे पड़े हुए थे, तो अपनी गाड़ी में रख के तुरंत हॉस्पिटलाइज, फर्स्ट एड के लिए तुरंत हॉस्पिटलाइज किया। उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनका यहाँ पे CSC कांडा में डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा है। इसके बाद में तुरंत जैसे ही सूचना मिली मैं भी मौके पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि बाइक पे आग लगी है। तो मैं फिर वहाँ पे फिर मैंने हॉस्पिटल में पता किया, तो उन्हें कहा वो हॉस्पिटलाइज है, तो उनका हालचाल जानने के लिए मैं भी हॉस्पिटल में पहुंचा। तो ये की स्थिति उसमें पता चला कि पहला वाला जो नाम है उसका जो बोल चाल रहा है और जो बोलने की स्थिति में है, उसका नाम हरीश सिंह मेहरा पुत्र उमेश सिंह है और ये टकनार का रहने वाला है। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समुद्र तल से 3639 मीटर ऊंचाई पर भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल से करीब 8-9 किलोमीटर पर स्थित दयारा बुग्याल का पैदल चलकर ट्रैकिंग रूटों के साथ ही दयारा बुग्याल का स्थलीय निरीक्षण किया और यहां पर जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पर्यटक रूटों के मार्गों पर साफ सफाई बनाए जाने और मार्गों के कई स्थानों पर विश्राम स्थानों के बेहतर रखरखाव को लेकर वन महकमे के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नैसर्गिकता से भरपूर प्रसिद्ध दयारा बुग्याल पर्यटन के मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है और पर्यटन के क्षेत्र में दयारा बुग्याल को विकसित किए जाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। दयारा बुग्याल और फिर दयारा बुग्याल से बारसूख के जो ट्रैक मार्ग है और जो कार्य किए गए वन विभाग के द्वारा, उसका निरीक्षण भी किया गया। और साथ ही बारसू में यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कुछ यहाँ की जो मांगे हैं उसका पत्र भी मुझे दिया गया है। साथ ही वन विभाग के द्वारा जो ट्रैक मार्ग में जो जिला योजना की अन्य मदों से जो कार्य किए गए हैं, जो लैंडस्लाइड वहाँ पे कुछ जगह स्लाइड हो रखी है, वहाँ पे जो कार्य किए जाने उसके बारे में भी चर्चा की गई और तो अगली जिला योजना में ये सारे कार्य प्रस्तावित किए जाए। उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर अब सेना के पूर्व सैनिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल कुछ सैनिक युवाओं को सेना, पुलिस भर्ती, अर्ध सैनिक बल की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या से हर युवाओं को निजात मिलेगी। वहीं अब सेना के पूर्व सैनिक और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सैनिक युवाओं को सेना, पुलिस भर्ती, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे मतलब मैं कर नहीं पाती थी। मैं अकेले में मैंने एक मतलब स्टार्टिंग में देखती थी कि मैं अकेला करूं, लेकिन मुझे जब मैं ग्रुप में आई तो मैंने सोचा कि मैं बहुत पीछे थी। मतलब हर चीज़ में पहले बहुत डरती थी आगे आने में, फिर मैंने कोशिश की थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की, तो मैं आज अब थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अकेले जितना अकेले नहीं हो पाता उतना मतलब एक ग्रुप में रहो तो हर काम संभव हो सकता है। उसमें जो पीछे रहते हैं वो आगे आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कुछ बहनें हैं मेरे साथ ही, तो वो पहले बहुत कम कर पाती थी। जैसे सर ने उनको मतलब सबको एक साथ कराते हैं तो मतलब आगे आने की कोशिश करते हैं। जैसे भाइयाँ भी हैं यहाँ, कोई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई उनमें बहुत जोश देखने को मिलता है। तो प्रणाम करता हूँ। और हमारी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, सर का मार्गदर्शन हमें टाइम पे मिल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे लड़के मतलब इस तरफ आ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें ना अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलती है। जैसे सर ने हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा मिलता नहीं है, लड़के होटल की तरफ भाग जाते हैं ज़्यादा। तो हमें सर का मार्गदर्शन टाइम पे मिलता रहता है, तो हम आगे ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपके? आर्मी की तैयारी चल रही है, GD की। लक्ष्य में अपने देश की सेवा करो और अपने देश की सेवा के लिए जितना हो सके आगे बढ़ूँ। और मुझे तो यहाँ पे देख के यही लगता है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आई थी, खैर अभी भी मेरा हो ही है पर मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उसमें। और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है उसके बाद थोड़ा मुझे आगे कुछ सीखने को मिला है। और मेरा यही कहना है कि अगर जब हम ग्रुप में दौड़ते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अकेला कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि भर्ती काफ़ी टाइम से आई नहीं है और भर्ती की तैयारी? ठीक सर, मैं अभी मतलब यहाँ पे MA कंप्लीट हो रखा है, तो हमें इससे पहले यही था कि इससे पहले भर्ती का कुछ नहीं था। खैर अभी जो भर्ती आई उससे काफ़ी जुनून मिला।
क्या चाहते हो आप देश के लिए कुछ चाहते हैं? देश की सेवा करना चाहती हूँ और देश के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का होगा, कुछ नशा मातृभूमि की शान का होगा हौसला भारतवासियों के दिलों में, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद जय भारत कहेगा। देखिए, जो आपने कहा कि क्यों आप ऐसा मतलब इस प्रकार का ये कर रहे हैं, एक्चुअली मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और निश्चित रूप से मैं 2017 में जब से पेंशन आया था तो उसके बाद हमने आके उसके बाद से हमने ये पहले स्टार्ट कर दी कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को जो है सेना के लिए, पुलिस के लिए, डिफेंस सेक्टर में जो भी जिस सेक्टर में जाना चाहता है उस सेक्टर के लिए हम इन्हें मजबूत करें और हमारी ये पहल जो है रंग लाई है। अभी तक जो है मैं अगर लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ, ये इंस्टीट्यूट कोटद्वार में संचालित हो रहा है, देहरादून में है, नजीराबाद में है, तो यहाँ से लगभग 5000 प्लस बच्चे जो है भारतीय सेना में जा चुके हैं और हमारा टारगेट यही, हमारा लक्ष्य यही है कि हम निस्वार्थ भाव से इन बच्चों का भविष्य बना पाएँ। जो चीज़ें हमने सेना के दौरान अपनी सीखी थी उन चीज़ों को हम इन बच्चों को यहाँ पे सिखाएं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और चलिए बढ़ते हैं कि जहां पर रुद्रनाथ क्षेत्र में रेकी पर गई केदारनाथ वन प्रभाग की टीम ने वापस गोपेश्वर लौटकर जो जानकारी दी है वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। टीम के अनुसार चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट टूटे हुए मिले। रुद्रनाथ मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़ हुई है, वहीं धर्मशालाओं के जो दरवाजे हैं वो टूटे मिले। इस तोड़फोड़ के कारण चोरी की आशंका जाहिर की जा रही है और केदारनाथ वन प्रभाग की टीम के अनुसार इस तोड़फोड़ के पीछे चोरी की आशंका है। दरअसल शीतकाल के दौरान इन दिनों रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद थे और वारदात की सूचना मिलते ही प्रशासन और मंदिर समिति की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र के स्वेत गांव निवासी रजनी देवी ने क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी भूमि और घर के आसपास मलबा डंप करने और हरे पेड़ों को काटने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर पर उनके साथ मारपीट करने और मनमाने ढंग से उनकी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने परिवार के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर अपर जिला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई और पीड़िता ने कहा कि एक प्रॉपर्टी डीलर की ओर से उनके घर के ऊपर जेसीबी के माध्यम से प्लॉटिंग का जो कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य से उनके घर में मिट्टी और मलबे का अंबार लग गया और जिससे उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया उनकी तरफ से प्रॉपर्टी डीलर को ऐसा करने से मना करने पर वो उनके साथ मारपीट करने पर आमादा हो रहा है। उन्होंने कहा इससे पहले भी एसडीएम श्रीनगर को इस पूरे मामले से अवगत कराया था, लेकिन इस मामले में उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई और जिसके चलते उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपर जिला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। कार्य से कार्य करवा रहे हैं। ये कोई अजय जुगरान नाम का प्रॉपर्टी है, डीलर है, माफिया है सर ये, जो इस और मेरे पेड़ गिन लीजिए आप, 200 से ऊपर पेड़ है मेरे लगाए हुए। जिस व्यक्ति ने इसने कम से कम 40 से 45 पेड़ की मेरी क्षति कर दी है, पर्यावरण को दूषित किया है, इसने क्षति पहुंचाई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये माफिया है, ये जो हमने अपने बच्चों जैसे पाला इन पेड़ों को, है ना, और इसने इस व्यक्ति ने इस तरीके से काम कर दिया। अरे हम गरीब लोग हैं तो इस तरीके से दबाएगा, अनुसूचित जाति का तो इस तरीके से दबा देगा, हमें मार देगा क्या? ये बार बार इसका यही धमकी दे रहा है कि तू साले इस जात का है, तुझे तो मैं रातों रात उठा दूंगा यहाँ से। हर जगह जा चुके हैं, सब अधिकारी के पास जा रखे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज ये कहा कि हम डीएम साहब के पास जाएंगे। डीएम साहब हमारे खुद मौके पर आके हमारी जांच करेंगे और फौज विभाग के पास गए, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो अधिकारी भी हमें आके कुछ धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुमने ये पेड़ तोड़े। सर मेरे बच्चे घर में छोटे छोटे स्कूल जा रखे थे, मेरे पति घर में नहीं, इतने बड़े पेड़ में कैसे काट सकती हूँ? वो कह रहे हैं कि तुम तत्काल फॉरेस्ट ऑफिस में जाओ। तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं बीमार औरत हूँ, खुद एक बीमार औरत, पीड़ित औरत हूँ, मैं कैसे भाग सकती हूँ हर जगह? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने बहुत परेशान कर रखा है और जो उसके साथ में है वहाँ पे भी वो भी बदतमीजी करता है हमारे साथ में। उस पर कार्रवाई की जाती है, ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि जहाँ कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसे जैसे मैटर आते हैं हमारे जो जेई एसडीएम जहाँ पे मौके पे भी जाते हैं, जो भी पता चलता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होती है। श्रीनगर को और जेई को वो जाके वहाँ जांच करेंगे और उसके बाद जो भी आख्या आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी जा रही है। और ऐसा तो अगर जो भी नियम के खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में महर्षि कश्यप जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। किच्छा में स्थानीय लोगों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए गए और जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि कश्यप जी सम्मुख दीप जलाकर किया गया।
कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सामूहिक रूप से बालक और बालिकाओं को उच्च शिक्षा का ज्ञान दिलाने और शिक्षा के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया और साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों को अपने संस्कारों को लेकर प्रेरित किया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र से शुरू हुए लाउडस्पीकर विवाद के सुर अब हरिद्वार तक पहुंच गए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के शांभवी आश्रम में स्वामी आनंद स्वरूप ने लाउडस्पीकर लगवाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जिस तरह से मुसलमान अपने अजान को लाउडस्पीकर सुनाते हैं, उसी तरह जिस टाइम उनका नमाज पढ़ने का समय है, ठीक उसी समय हमारे आश्रम में हनुमान चालीसा का पाठ चलाया जाएगा, जिससे उनकी किसी भी तरह की ध्वनि हमारे कानों तक न पहुंच पाए। आनंद स्वरूप महाराज ने अजान पर बोलते हुए कहा, जिस तरह से मुसलमान अजान देते हुए अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ये बंद होना चाहिए, नहीं तो हम अब मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। लाउड स्पीकर पर कोर्ट ने भी संज्ञान में लेकर के उस पर अपना फैसला सुनाया है, कई बार सुनाया है, और कोर्ट के फैसले को भी धत्ता बताते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद नहीं कर रहे, जबकि इससे बहुत ध्वनि प्रदूषण फैलता है, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि शायद लाउड स्पीकर की आवाज़ से इनका खुदा खुश होता है, लग रहा है कि खुदा इनका बहरा है, उसको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। उसके लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है उसकी तीव्रता के बारे में माननीय उच्च न्यायालय का भी यहाँ आदेश है, लेकिन ये प्रशासन की अकर्मकता है कि उसको लागू नहीं करा पा रहे हैं। हमारी मांग है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, सभी को कानून के अनुसार काम करना चाहिए और सभी पर लगे हुए लाउड स्पीकरों की तीव्रता। और अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर सियासत तेज है। और वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण के नाम पर आजकल हल्द्वानी में अनावश्यक रूप से आम और खास हर किसी को परेशान किया जा रहा है। अतिक्रमण रोकना नगर निगम का मुख्य कार्य होता है और नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण को संरक्षण देकर पहले तो अतिक्रमण करवाया जाता है और फिर किसी दबाव में आकर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए तोड़फोड़ करके उन लोगों को बेरोजगार किया जाता है, जिन लोगों से पहले अवैध रूप से रुपए लेकर अवैध निर्माण करवाया गया होता है। अब इस मामले में नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल ने कहा है कि हल्द्वानी के विधायक जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।